6 अगस्त को पहली गिरफ्तारी पूरे देश में यहीं हुई। के दत्ता बहुत बड़े इतिहासकार हुए, उन्होंने लिखा कि 6 को ये हुआ, 7 को पूरा शहर बंद हो गया। तो सबसे पहले देश में ये हुआ, गिरफ्तारी पलामू में हुई यदुवंश सहाय जी की। उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ, तो एक लंबा सिलसिला चला। यहाँ पूरे देश में पलामू ही एकमात्र जगह है जहाँ की सगे भाइयों की 6 जोड़ी जेल में गई। दुख की ये बात है कि हम लोगों को फ्रीडम फाइटर्स के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, संविधान सभा के जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको इनविटेशन तक नहीं मिलता है 15 अगस्त और 26 जनवरी को। पहली बात तो ये है कि मुझे कभी ज़िंदगी में ये नहीं लगा कि हम लोग कोई दो परिवार के लोग हैं। यदुवंश सहाय जी का परिवार और मेरा परिवार, फिर गणेश वर्मा जी का परिवार, ये सब लगता था कि जैसे एक घर के लोग हैं और एक किसी खास मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो पैदा ही हुआ था उस समय जब मेरे फादर जेल में थे। झारखंड राज्य के पलामू प्रमंडल की वह दास्तां जिसे वक्त की मार ने इतिहास के पन्नों में इस कदर भुलाकर रख दिया, मानो इस कुर्बानी का कोई स्थान ही नहीं। हजारों कहानियां हैं इतिहास के पन्नों में, हमने दोबारा इसे जानने की कोशिश ही नहीं की। पलामू की मिट्टी और आबो हवा में स्वतंत्रता सेनानियों का रक्त बह रहा है। यह धरती वीरों की धरती है, बलिदानों की धरती है। इस धरती का भी अपना एक अलग इतिहास है। क्या आपने इसे जानना चाहा? नहीं ना, तो आइए हम आपको बताते हैं स्वतंत्रता संग्राम की वह गाथा जिसे जानने के बाद हर भारतीय को गर्व होगा कि पलामू जैसे सुदूरवर्ती जिले में, जहां कभी सन 1937 से 1946 के बीच देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, और आजादी की लड़ाई ही नहीं बल्कि इस देश का संविधान बनाने में हमारे पलामू के एक व्यक्तित्व का भी सहयोग रहा था, जिनका नाम संविधान की प्रतियों में उल्लेखित किया गया है। परंतु साथियों, सवाल यह है कि स्वतंत्रता सेनानियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था, उन्हें वह प्राप्त हुआ है अथवा नहीं? क्या उनके परिवारजनों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वह उन्हें प्राप्त हुई है अथवा नहीं? क्या पलामू का अभिमान, उसके स्वाभिमान की रक्षा कर पाए हैं हम, या फिर इस देश की गंदी राजनीति का शिकार हो गया है पलामू? जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, मैं अभी पलामू प्रमंडल के डाल्टनगंज शहर में जेल हाता के निकट उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं साथियों, मेरे पीछे यह जो घर है, इस घर का एक शानदार इतिहास रहा है। मैं बताना चाहूंगा साथियों, सन 1937 के पलामू के प्रथम विधायक रहे यदुवंश सहाय जी का यह मकान है, और यदुवंश सहाय इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज है। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्होंने अपना बढ़ चढ़ करके योगदान दिया, और सन 1946 में संविधान सभा के सदस्य रहे। तो साथियों, आज हम यदुवंश सहाय जी के बारे में बात करने वाले हैं, उनके परिवारजनों से मिलने वाले हैं और जानेंगे कि भारत सरकार का इतने प्रतिभावान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति के साथ में न्याय हुआ या अन्याय हुआ। आज उनके परिवार की क्या स्थिति है उसको भी जानेंगे, और मिलेंगे उनके परिवार के सदस्यों से, उनकी भावना को जानेंगे कि आज उनका परिवार किस स्थिति में है। तो मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप आगे आइए और दिखाइए उनके परिवार के सदस्यों की क्या स्थिति है और भारत सरकार से वो किस प्रकार का न्याय चाहते हैं। आइए साथियों। सबसे पहले तो आप समस्त पत्रकारगण को बहुत बहुत शुक्रिया, और विशेषकर जोहार इंडिया के जो रोहित जी हैं हमारे, उनको विशेष धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय दे करके इतने रात तक, लेकिन अपने काम को सही अंजाम देने के लिए और सही नेक काम के लिए जो आए हुए हैं, उसको पूर्ण करके ही जाने के लिए, तो मैं भी इनका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और जैसा कि आप लोग पहले भी देख चुके हैं दूसरे चैनल में, चाहे और ऐसे भी कि और भी लोग आए हुए थे,
फ्रीडम फाइटर्स के परिजन लोग, तो सबों को एक ही अपनी अपनी शिकायत है, जो कि सारे समाज को भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट को भी होनी चाहिए और लोकल प्रशासन को भी, जो कि बिल्कुल जायज़ है। बात यह है कि स्वतंत्रता सेनानी हमारे पलामू के या हमारे पलामू के जो भी संविधान सभा के सदस्य हैं, उनकी खैरियत के लिए, उनके सम्मान के लिए आज तक क्या हुआ? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा पलामू के लोगों का। पलामू के क्रांतिकारी कहीं भी किसी अन्य क्रांतिकारियों से कम नहीं थे, पीछे नहीं थे। और अगर हम सबसे आगे अग्रणी भूमिका में नाम लें तो यदुवंश सहाय जी हुए, अमीय घोष हुए, गणेश प्रसाद वर्मा हुए। बहुत ही हर्ष के साथ, बहुत ही गर्व के साथ मैं गणेश प्रसाद वर्मा जी का नाम लेना चाहूंगी, जिनकी मैं रिश्ते में पौत्रवधू भी हूँ। और उनके साथ उनके भाई, छोटे भाई नंद किशोर प्रसाद वर्मा, जो हमारे दादा ससुर हुआ करते थे, उन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और गणेश प्रसाद वर्मा जो थे, वो यदुवंश सहाय जी के मित्र थे और उनके साथ मिलकर वो उनको फॉलो करते थे। दोनों साथ मिलकर ही सारी योजनाओं के बारे में, उनके क्रियान्वयन के बारे में सलाह मशविरा किया करते थे और आगे बढ़ते थे। पहली बात तो ये है कि मुझे कभी ज़िंदगी में ये नहीं लगा कि हम लोग कोई दो परिवार के लोग हैं। यदुवंश सहाय जी का परिवार और मेरा परिवार, फिर गणेश वर्मा जी का परिवार, ये सब लगता था कि जैसे एक घर के लोग हैं और एक किसी खास मकसद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो पैदा ही हुआ था उस समय जब मेरे फादर जेल में थे। और मेरा जो मित्र है, नंदा बाबू के जो लड़के हुए नंद किशोर वर्मा के, भगवान प्रसाद वर्मा, वो गणेश वर्मा जी के एक बेटे आनंदपाल वर्मा, हम लोग सब पैदा हुए हैं उस समय जबकि ये तीनों के तीनों जेल में थे। और तो जैसे जैसे होश संभालते गए 47 की आज़ादी तक, धीरे धीरे तो हम लोगों को भी पता लगने लगा कि हमारे फादर दिन रात गायब रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो दादी हम लोगों को किस्से बताती थी, कहाँ गए हैं तो गणेश बाबू के यहाँ गए हैं, कहाँ गए हैं फादर तो वहाँ गए हैं, जेल हाता गए हैं। तो इस तरह से चला है। और ये तो निश्चित तौर पर है कि मेरे फादर के ऊपर गणेश वर्मा का ज़्यादा प्रभाव रहा है, क्योंकि वो बगल में थे और जो उनके लीडरशिप में जो सुबह से शाम तक वो लोग अपना कार्यक्रम तय करते थे, जाते थे, आते थे, इतना ज़्यादा जुड़ाव था। देखिए, पलामू जो है वो शौर्य और सौंदर्य की धरती है मेरी नज़रों में। सौंदर्य की चर्चा तो मैं कभी बाद में करूंगा। शौर्य यहाँ का शुरू होता है राजा मेदनी राय से। उन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ाए। 1857 की क्रांति जब हुई तो पलामू की धरती में नीलांबर पीतांबर ऐसे वीर हुए जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शहादत उनकी होती है। जब निर्णायक जंग हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो मैं 1925 के कालखंड से आपको जानकारी दूंगा। उसके बीच में 1921 में भी यहाँ कांग्रेस की स्थापना में काफ़ी चीज़ें हुई थी, यहाँ राष्ट्रीय विद्यालय खुला था। लेकिन 1925 से मेरे पास दस्तावेजी सभी चीज़ों के सबूत हैं। सबसे बड़ी घटना होती है 1925 में। हम अगस्त महीने में बैठे हैं, इसी महीने में हमें आज़ादी मिली थी, इसी महीने में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इसी महीने में 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्शन हुआ था। काकोरी एक्शन को के अंजाम देने वालों में के नायकों में से एक अशफाक उल्लाह खां भी थे। अशफाक उल्लाह खां ने अपनी ज़िंदगी के 10 महीने यहाँ बिताए थे। जब एक्शन हो जाता है तो क्रांतिकारी कहाँ रहे, तो उसमें 10 महीने यहाँ आते हैं और यहाँ उन्होंने नौकरी की। तो पलामू की धरती जिसे कहा जाता है कि यहाँ बाहर से लोग, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, एक इतने बड़े क्रांतिकारी ने यहाँ आके यहाँ क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया, ये पलामू के लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। और सबसे गर्व की बात यह है कि एक मुसलमान होते हुए वो इस शहर में आते हैं। आज मेदिनीनगर नाम हो गया है, उस समय डाल्टनगंज नाम था। एक कायस्थ के रूप में यहाँ रहते हैं, तो यहाँ के लिए बहुत बड़ी चीज थी। उसके कुछ दिनों के बाद 1927 में महात्मा गांधी का आगमन होता है डाल्टनगंज में। महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़े अभियान, खादी के लिए धन जुटाने का अभियान इसी शहर से शुरू किया था। इसे उन्होंने अपनी पत्रिका जो यंग इंडिया थी उसमें भी लिखा है।
एक बड़े अभियान के लिए गांधी जी यहाँ आते हैं। जब 1942 का आंदोलन, उसके पहले 1940 के आंदोलन में भी बहुत बड़ी भूमिका रही, यहाँ के काफी लोग जेल गए। जो निर्णायक लड़ाई हुई 1942 की, तो उसमें पलामू का योगदान बहुत ज्यादा रहा। ऐसा समझ लीजिए आप कि पलामू एक बहुत बड़ा केंद्र था, जो कि कुछ कारणों से चर्चा में नहीं आ पाया। पूरे देश में आंदोलन शुरू होता है 9 अगस्त को। 8 अगस्त 1942 को मुंबई में, जिसे पहले बॉम्बे कहते थे, वहां प्रस्ताव पारित होता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अगस्त क्रांति शुरू। लेकिन इस जिले के बड़े स्वतंत्रता सेनानी यदुवंश सहाय जी का इतना खौफ था अंग्रेजों के अंदर कि उन्हें 6 अगस्त को ही पकड़ लिया जाता है। उस दिन अंग्रेजों की तैयारी थी कि यहाँ 4 लोगों को हमें पकड़ना है, यदुवंश सहाय को, जेठन सिंह खरवार को, भागीरथी सिंह को और गणेश प्रसाद वर्मा को। इन 4 को गिरफ्तार करने की तैयारी थी। अभी मैं जहां बैठा हूं, ये यदुवंश सहाय जी का घर है। पुलिस यहाँ आती है, यदुवंश सहाय जी बाहर बैठे हुए थे गंजी पहन के। पुलिस वाला केवल उन्हें ही पहचानता था, उनके संग जेठन सिंह खरवार और भागीरथी सिंह थे, उन्हें नहीं पहचानता था। पुलिस वाले से कहते हैं कि भीतर जाके कुर्ता पहन लूं। पुलिस वाला बोलता है जाइए। भीतर आने के बाद दोनों जो आदिवासी नेता थे यहाँ के, कहते हैं कि अब तरुआ धरा गई, अब का हो। उन्होंने कहा कि यहाँ से रोवन निकलू पीछे से, अब जाके गणेश प्रसाद वर्मा के खबर कर दूं कि हम धरा गई, वो जल्दी से सुरक्षित स्थान पे चल जाते। जिन 4 को पकड़ने आई थी, अंग्रेज तो कुटिल होते ही थे, लेकिन भारतीय की बुद्धि से वो हरदम परास्त हुए हैं। 3 लोग, 2 तो आंख के सामने निकल गए, चौथे धीरे से। तो 6 अगस्त को पहली गिरफ्तारी पूरे देश में यही हुई। के दत्ता बहुत बड़े इतिहासकार हुए, उन्होंने लिखा कि 6 को ये हुआ, 7 को पूरा शहर बंद हो गया। तो सबसे पहले देश में ये हुआ, गिरफ्तारी पलामू में हुई यदुवंश सहाय जी की। उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ, तो एक लंबा सिलसिला चला। यहाँ पूरे देश में पलामू ही एकमात्र जगह है जहाँ की सगे भाइयों की 6 जोड़ी जेल में गई थी। कई क्रांतिकारी बहुत अच्छे, जो बहुत बढ़िया बढ़िया काम कर चुके हैं, उन लोगों का नाम आज शिलापट में अंकित है, लेकिन उसमें कई त्रुटियां हैं, जिसको हम लोगों ने कई बार प्रशासन के सामने बताया भी है कि ये सबको सुधारा जाए, लेकिन आज तक उस पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं हुआ और कई नाम छूटे हुए हैं, जिसको हम लोगों ने बताया कि ये नाम छूटे हुए भी हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि छूटे हुए को तो नहीं, लेकिन जिनमें त्रुटि है नाम में, उसको हम लोग सुधार लेंगे। लेकिन आज 3-4 साल हो गए और इस पर किसी तरह का कोई सुधार नहीं हो सका है। और इसी कड़ी में मैं यह भी जोड़ना चाहूंगी कि नंद किशोर प्रसाद वर्मा जो हुए, उनके पुत्र भगवान प्रसाद वर्मा, जिनकी पत्नी मनोरमा देवी, उनके भाई, अपने भाई विश्वनाथ प्रसाद माथुर जो थे, वो अंडमान निकोबार में जो सेलुलर जेल है, वहां उन्होंने काले पानी की सजा पाई थी। इस तरह से वर्मा परिवार से 4-5 नाम है, गणेश प्रसाद वर्मा, नंद किशोर प्रसाद वर्मा और गोकुलनाथ वर्मा, वो भी जुड़े हुए थे। उनके साले साहब थे जो गणेश प्रसाद वर्मा के। और चौथा नाम विश्वनाथ प्रसाद माथुर जी का, जो मामा थे हमारे रिश्ते में, जिन्होंने सेलुलर जेल में जिनकी प्रतिमा लगी हुई है, जिनका नाम सबसे बिहार की जो लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर है, गया से रिलेट करते थे वो। तो गया में जो भी कांड हुए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, उनमें भी उन्होंने बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी दी। और बाद में उनकी बहन की शादी जब पलामू में हुई, तो नंदा बाबू की बहू के रूप में वो पलामू आई, यानी डाल्टनगंज आई। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये सब जेल हता। मेरा घर जेल हता है। मैं बैठा हुआ हूँ अपने दादाजी के बनाए हुए घर में ही, यदुवंश सहाय के घर में ही। तो उनके नाम से कम जेल हाता मोहल्ला तो होना चाहिए, या फिर जेल, वो अपनी आधी जिंदगी डाल्टनगंज जेल में या फिर जयप्रकाश बाबू के साथ, जयप्रकाश नारायण सिन्हा के साथ हजारीबाग जेल में ही काटे। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि या तो डाल्टन जेल का नाम हमारे दादा यदुवंश सहाय के नाम पर हो, या जेल हाता का मोहल्ले का नाम हो। यदुवंश सहाय के संग उनके छोटे भाई जेल में थे, उमेश्वरी चरण जी। इनके बेटे थे बच्चन बाबू, वो जेल में थे। इसके अलावा गणेश प्रसाद वर्मा जेल में थे, उनके भाई नंदकिशोर वर्मा जी जेल में थे। इस तक तीरथ प्रकाश भसीन जी जेल में थे, वेद प्रकाश भसीन जी जेल में थे। इसके बाद हजारी लाल शाह जी जेल में थे, नारायण लाल शाह जेल में थे,
नीलकंठ सहाय जेल में थे, उनके भाई ऋषि कुमार सहाय जेल में थे, गढ़वा उस समय पलामू का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ के लक्ष्मी प्रसाद और गौरी शंकर गुप्ता जेल में थे। ये 6 सगे भाइयों की जोड़ी कहीं जेल में नहीं गई है, केवल और केवल पलामू ही ऐसी धरती है। पिता पुत्र की भी जोड़ी बहुत कम उदाहरण है पूरे देश में, यही एक जगह है जहाँ से पिता पुत्र की जोड़ी जेल गई है। एक कहावत हम लोग पढ़ते रहे हैं कि एक घर जेल में और दूसरा घर घर में। तो यदुवंश सहाय जी के संग ये कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। डाल्टनगंज के जिस जेल में उन्हें रखा जाता था, ठीक उसके सामने उनका घर है। मतलब आप ये सोच लीजिए कि पिता पुत्र जेल में बंद होंगे और जब वहां से वो भारत माता की जय के नारे लगाते होंगे तो उनके घर के लोग भी उसका जवाब देते होंगे। इस तरह का इतिहास पलामू का रहा। सैकड़ों लोग यहाँ थे, जेल में गए, कोई संख्या ऐसी नहीं थी, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जो कि जेल में नहीं गया हो। राजकिशोर सिंह ऐसे बड़े नेता, जगनारायण पाठक जी ऐसे बड़े नेता, देवनंदन तिवारी जी ऐसे बड़े नेता, जीतू राम ऐसे बड़े नेता, कितने लोग जेल में गए। हर प्रखंड में यहाँ शिलापट लगा हुआ है स्वतंत्रता सेनानियों के नाम उस पे। वैसे वो अपूर्ण है, शिलापट में त्रुटियां भी हैं, अपूर्ण भी है, कई नाम उसमें नहीं हैं, लेकिन जितने भी नाम हैं वो इस बात के गवाह हैं कि पलामू के डाल्टनगंज शहर से लेके भंडरिया जैसे सुदूर जगह पे भी शिलापट है, वहां भी स्वतंत्रता सेनानी थे। एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई पलामू से और अंततः अंग्रेजों को यहाँ से भागना पड़ा। अंग्रेज यहाँ से जाते हैं। पलामू का बहुत बड़ा योगदान था आज़ादी की लड़ाई में। विशेष हमारा यही कहना है, रोहित जी, विशेषकर आपके माध्यम से कि इसमें अगर आगे कुछ बढ़ाया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यह व्यक्तिगत किसी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। देश को आज़ाद कराने के लिए कोई व्यक्ति विशेष इसमें आगे नहीं आया था, पूरा समाज ही इसमें आया था, चाहे वो कोई भी रहे। कि कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दे दी, कितने लोगों का कुछ पता तक नहीं है। और एक वो जो कि जैसे कि और भी लोग बता, और हमने खुद 15 अगस्त 26 जनवरी को जाकर देखा है, शिलापट पर नाम गलत है, नाम नहीं है। बताइए, डाल्टनगंज से 2 संविधान सभा के मेंबर और उसमें नाम नहीं, जबकि प्रस्तावना इन्हीं का था। वो 1949 का की बात अगर याद करें, जैसा सुनने में आया है पापा से ही हमारे, कि खरसावां उस समय उड़ीसा को दिया जा रहा था। दादाजी ने कितना लंबा बहस करके खरसावां को बिहार में मिलाया। आदिवासियों के लिए संविधान 64 क है, वो दादा का ही सिर्फ, हमारे दादाजी का सिर्फ 3600 वर्ड का सिर्फ बहस है संविधान बनाने में। तो सुनकर काफी गर्व होता है। और सच पूछिए तो गलती हम लोग को भी है, हम लोग को भी बहुत कुछ पहले ये सब नहीं पता था। वो तो सच पूछिए तो हमारे छोटे भाई दोस्त जो कह लीजिए, पलामू के क्रांतिकारी प्रभात सुमन दिल्ली के जो हैं, उन्होंने किताब लिखी, उसकी वजह से ये जो किताब लिखी पलामू के क्रांतिकारी, काफ़ी पॉपुलर भी किताब है। तो इसे पढ़कर काफ़ी कुछ जानकारी मिली, अभी और भी आगे जानकारी मिलनी बाकी है। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ रोहित जी, कि डाल्टनगंज में मूर्ति फोटो हो या नहीं हो, हमारे सोनीपत में जिंदल यूनिवर्सिटी में दादाजी का स्टैचू लगा हुआ है। बताइए, सोनीपत में, वहाँ जिंदल यूनिवर्सिटी में, जबकि डाल्टनगंज में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप दिखा पाए तो। आपने एक किताब लिखी है पलामू के क्रांतिकारी। पलामू के क्रांतिकारी पुस्तक लिखने का अनुभव हमसे साझा कीजिए। देखिए, जब मैं पेशे से तो पत्रकार हूँ ही, पत्रकार के बाद लेखक की किताब चूंकि मेरी आ गई तो मैं लेखक भी हूँ, और एक स्पोर्ट्समैन भी मैं रहा हूँ। जिले में क्रिकेट का एक अच्छा खिलाड़ी मैं रहा था। तो पलामू स्पोर्ट्समैन ग्रुप है एक, यहाँ खिलाड़ियों का ग्रुप है जिसमें खिलाड़ी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। कभी अच्छी चीजें होती हैं, कभी विवाद भी होता है। उसी में एक दिन 2020 का या तो फरवरी अंत होगा या मार्च की शुरुआत होगी, सुधीर सहाय जी एक जिले के बड़े अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे। उन्होंने एक पोस्ट डाला कि ये मेरे दादाजी का हस्ताक्षर है जो उन्होंने संविधान पे किया है। तो जैसे ही मुझे मालूम हुआ, हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे कि 284 लोगों के हस्ताक्षर से भारत का संविधान लागू हुआ है। जब मुझे मालूम हुआ कि पलामू के भी किसी व्यक्ति का नाम संविधान के ऊपर है, हस्ताक्षर है,
तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उसी दिन से शुरुआत हो गई किताब लिखने की तैयारी। पहले तो मैंने एक अलग बुक जिसे फेसबुक कहते हैं उस पे मैंने लिखा। उनके बेटे मोहन बाबू हैं बिंदन सहाय जी, उनसे मेरी जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि मेरे चाचा जी भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो चाचा जी से मुझे लगा कि यदु बाबू के जो छोटे भाई थे लल्लू बाबू वो होंगे, तो कहा कि नहीं नहीं वो नहीं, गोपा बाबू। तो ये दोहरा मैंने रोमांच झटका दोनों कह लीजिए। मुझे लगा कि जिस शहर से जिस जिले से दो दो आदमी संविधान सभा के सदस्य हों और उनको हम नहीं जानते हो, वहीं से मेरा काम शुरू हुआ। और उसके बाद 40 क्रांतिकारियों के ऊपर मैंने लिखा पलामू जिले के, जिनकी भूमिका बहुत अग्रणी रही। जेल जाने से लेके आगे की कार्रवाई में जो जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल से भागे हैं तो उसमें भी शामिल होने में कैसे वो भागेंगे। बेनीपुरी जी ने एक किताब लिखी है जो जेपी की जीवनी, उसमें उन्होंने साफ लिखा है कि यदुवंश सहाय से जेपी ताश में हारते हैं और बैडमिंटन में केबी सहाय से हारते हैं। ये प्लानिंग थी। जेपी इन दोनों खेलों के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे कि अगर हार जाएंगे तो चर्चा तो जेल में होने लगी कि अरे तो जदू बाबू से हार गए जेपी, अंग्रेजों को मूर्ख बना दिया इन्होंने। फिर एक बार 6 अगस्त को मूर्ख बनाया था, 3 साथियों को भगा दिया था। वहां जेपी को जेल से भगाने में इनकी बड़ी भूमिका रही। तो दिवाली की रात थी। तो इस तरह की ऐसी दास्तान मिलते चली गई और उन दास्तानों को मैंने अपनी किताब में ये किया। उसी बीच में फिर मुझे मालूम हुआ कि अशफाकुल्ला खां का यहाँ रहने का। उसी बीच में मुझे मालूम हुआ कि यहाँ के सत्यानंद स्वामी को फांसी की सजा हुई थी बनारस में, जो कि लूटकांड डाल्टनगंज में ठीक काकोरी की तरह लूटकांड यहाँ हुआ था मई 2030 में, उसमें उनको वो शामिल रहे। तो इस तरह की चीजें जुड़ते चली गई। तो फिर ये पलामू की क्रांतिकारी पुस्तक देश के एक बड़े प्रकाशक प्रभात प्रकाशन ने इसे छापा और ये किताब, ये गर्व है कि पलामू के लोगों ने इस किताब को हाथों हाथ लिया है। इस किताब के 4 संस्करण अब तक आ चुके हैं। ये इस किताब की कहानी है। संविधान निर्माण में पलामू की भूमिका कितनी रही है, इस पर जरा प्रकाश डालिए। जब देश की आज़ादी की घोषणा हुई कि अब 1947 में देश आज़ाद हो जाएगा, तो किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। इसके लिए संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा में पहले तो ज़्यादा सदस्य थे, लेकिन जब पाकिस्तान की तैयारी हो गई तो उधर चले गए लोग। 299 सदस्य बचे। उन 299 सदस्यों में 2 तो मूलतः पलामू के ही थे, जो कि पलामू के विधायक 1946 के चुनाव में जीते थे। उनका नाम था यदुवंश सहाय और अमीय कुमार घोष। इन दोनों ने संविधान सभा की बहस में काफी हिस्सा लिया। 5वीं अनुसूची पे यदुवंश सहाय जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। खरसावां को बिहार में रखा जाए, इसके लिए युधिष्ठिर मिश्र थे उड़ीसा के, उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं, खरसावां तो रहना चाहिए उड़ीसा में। उसका तत्काल इन्होंने विरोध किया। परिणाम ये हुआ कि चीजें तय हो चुकी थी कि खरसावां को बिहार में रहना है। उसको और बर मिला यदुवंश सहाय जी के चलते। एक बड़ी भूमिका खरसावां को बिहार में रखने में इनकी मिली रही। मृत्युदंड के ऊपर आज संविधान पीठ को सौंपा गया है, मृत्युदंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सौंपा है। अमीय कुमार घोष जी का बहुत बड़ा बयान उस पर है संविधान सभा में कि अमानवीय है ये। तो इस तरह की भूमिका यहाँ के 2 लोगों की रही। अभी मेरी किताब में तो इन 2 का ही लिखा है संविधान सभा के सदस्य का। अभी मैं फिर जब पढ़ रहा था, चीजें सामने आ रही थी, तो मेरी किताब में बाबू राम नारायण सिंह की चिट्ठी है, वो कैसे पलामू में आए, यदुवंश सहाय गौरी शंकर ओझा के संग कहाँ कहाँ गए। अभी मुझे एक नई जानकारी मिली कि 2 चुनाव होते थे। नेशनल असेंबली के लिए दिल्ली के लिए चुने जाते थे लोग, स्टेट असेंबली के लिए पटना के लिए चुने जाते थे। 46 के चुनाव में नेशनल असेंबली के लिए बाबू राम नारायण सिंह चुने गए थे। उस समय पूरे छोटा नागपुर से केवल एक व्यक्ति चुने गए थे नेशनल असेंबली के लिए, दिल्ली के लिए। तो अगर छोटा नागपुर का एक व्यक्ति हो, आज जो झारखंड हमारा राज्य है वहां का अगर एक व्यक्ति हो, तो यहाँ का भी जनप्रतिनिधि था वो। तो इस तरह से 3 लोग, 299 में 3, मतलब 1% संविधान पलामू का। अब दुर्भाग्य था कि इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी। मुझे जानकारी मिली, मैंने इसकी चर्चा की। तो एक बहुत बड़े गर्व की बात है पलामू वासियों के लिए, 1% संविधान हमारा है। नोवाखाली में महात्मा गांधी के साथ यदुवंश सहाय का जाना। देखिए, जब मैंने काम शुरू किया तो चूंकि यदुवंश सहाय जी के संग ही शुरुआत हुई थी, ये सबसे बड़े नेता थे इस जिले के, तो इनकी कई डायरियां मिली मुझे। डायरी के पन्ने जब मिलने लगे तो उसी में एक डायरी के पन्ने में इनके नोवाखाली यात्रा का वर्णन था
कि कैसे कैसे ये नोआखली गए। नोआखली में बहुत बड़ा दंगा हुआ था, महात्मा गांधी वहाँ गए हुए थे। तो उन डायरी के पन्नों से फिर मैंने तलाशना शुरू किया। उसके बाद तथ्यों को, एक तेंदुलकर जी ने लिखा है, गांधी जी की जीवनी लिखी है 8 वॉल्यूम में। वहाँ जब मैं गया, इन्होंने जो चीज़ लिखा, उसके बाद विधानसभा के साक्ष्य मैंने निकाले। जीतू राम जी की चर्चा में पहले कर रहा था। उन्होंने विधानसभा में सवाल भी पूछा कि किस रूप में गांधी जी के संग यदुवंश सहाय गए हुए थे। तो जब सारे तथ्य मिले तो फिर मैंने उस पे विशद लिखने की बात शुरू की, कैसे-कैसे हुआ। तो ये बड़े गर्व की बात है कि पहले हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। गांधी जी के साथ 26 जनवरी 1947 को यदुवंश सहाय जी थे। खुद इन्होंने उनकी डायरी में लिखा हुआ है कि मैंने तिरंगा फहराया। तो पलामू के व्यक्ति के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि महात्मा गांधी ऐसे महान व्यक्तित्व के सामने पलामू का व्यक्ति तिरंगा फहरा रहा हो स्वतंत्रता दिवस के दिन। अब हम अनभिज्ञ थे, ये कुछ हमारी भी गलती थी, कुछ मैं निसंकोच कह रहा हूँ, बेधड़क कह रहा हूँ कि लोगों के संग उनके परिजनों ने भी उस चीज़ को नहीं समझा या उनके यहाँ रखी रह गई। ये समझा होगा कि हम अपने दादाजी के बारे में, अपने पिताजी के बारे में लोगों को क्या बताएँ। तो ये दोनों चीज़ें ये थी। जब उन्होंने मुझे ये डायरी दी तो मैं कहा कि मैं तो इसे सार्वजनिक करूँगा। मेरा सौभाग्य रहा कि उन्होंने पूरा कहा कि तुम इस डायरी के जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हो, आप उस डायरी का इस्तेमाल कीजिए। और उन डायरी के तो उस डायरी का इस्तेमाल मैंने किया और ऐसे-ऐसे तथ्य निकले। मैं पत्रकार हूँ, पत्रकारों के बारे में उन्होंने लिखा कि ये रात भर खटर-पटर करते रहते हैं, डायरी में उनका लिखा हुआ है। और न्यूज़ भेजते हैं तो दो आपस में रिश्ते बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन न्यूज़ भेजते समय किसी को बताते नहीं हैं। आप सोचिए 1946 में भी वही एक्सक्लूसिव को लेके होता था। आज मेरी बातचीत एक्सक्लूसिव आपके चैनल से हो रही है, तो आपने भी किसी को नहीं बताया, आपके पास जो चीज़ जाएगी तो बिल्कुल नई नवेली चीज़ जाएगी। तो 1946 में भी यही स्थिति थी। तो कई बड़ी अच्छी चीज़ें मिली उनकी डायरी से। एक महिला थी गांधी जी के संग, वो 25 दिन से अनशन पे बैठी हुई थी। उसकी कहानी पे फिर मैं गया तो वो भी एक अद्भुत कहानी निकली। वहाँ देवी जी की तलवार दंगाइयों ने लूट ली थी। उन तलवार के लिए अनशन पे बैठी थी। जिस एसपी ने गांधी जी को नोआखाली में रिसीव किया था, उसी एसपी ने यदुवंश सहाय जी को भी रिसीव किया। लेकिन ये दुर्भाग्य था पलामू वासियों का कि हम लोग उनके योगदान को नहीं जान पाए। तो गांधी जी के संग 1 to 1 रिलेशन अगर किसी का पलामू से था तो यो यदुवंश सहाय जी का ही था। मैं खास तौर पर सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी कि प्रभात मिश्रा सुमन, जो मूल रूप से पलामू के रहने वाले हैं, फिलहाल दिल्ली के पत्रकार हैं। इन्होंने जब यह पुस्तक लिखी पलामू के क्रांतिकारियों पर, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं बड़े ही खुले शब्दों में कहना चाहूंगी कि उसके बाद पलामू के सभी क्रांतिकारियों के परिजनों की आंख खुली और सबने अपने अपने परिजनों के बारे में बढ़ चढ़कर अपने पूर्वजों से पूछा, जानकारी प्राप्त की। क्योंकि अपने परिवार का होने के बावजूद बहुत लोगों को मालूम नहीं था कि हमारे आसपास इतनी चीजें हैं, हमारे परिवार के बीच इतनी चीजें हैं, इतने महत्वपूर्ण लोग थे, इतने सम्मानित लोग, इतने पूजनीय लोग थे हमारे बीच। हम महात्मा गांधी को तो जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह को जानते हैं, लेकिन पलामू के अपने लाल यदुवंश सहाय जी, अमीय घोष जी, पूरनचंद जी, वेद प्रकाश भसीन जी, तीर्थ भसीन जी, नंद किशोर प्रसाद वर्मा जी, गणेश प्रसाद वर्मा जी, और भी कई ऐसे नाम हैं जो कि बहुत सारे नाम गुमनाम भी हैं, कहीं अंकित भी नहीं है। और मैं आपका ध्यान दिला दूं कि शिलापट पर जो नाम त्रुटि जिसमें है अंकित नामों में, जो कि ब्लॉक परिसर में है, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी वहाँ हुआ करता था पहले, वहाँ पे जो त्रुटियां हैं उसमें भी ध्यान आकर्षित करने का कार्य प्रभात मिश्रा सुमन जी ने ही किया। मेरी खास करके मेरा जो ध्यान उस पर गया तो इन्हीं के जरिए गया। और ये पुस्तक जो है ये बहुत बड़ी इसने लकीर खींची है पलामू के क्रांतिकारियों को फिर से जगाने के लिए, और फिर से उन जो महान क्रांतिकारी थे जो हमारे बीच नहीं है, उन्हें फिर से इन्होंने अमर कर दिया और इस पुस्तक ने उनको फिर से अमर कर दिया। तो हमारी ये मुहिम बड़े ही तेजी से चल रही है कि जो भी शिलापट में नाम है जिनमें त्रुटियां हैं उन्हें सुधारा जाए, और जो नाम छूट गए हैं उसमें एक महत्वपूर्ण नाम है अमीय घोष का, और भी जीतू राम है, और भी कई नाम ऐसे छूटे हुए हैं, उनको भी उस शिलापट पर अंकित किया जाए। साथ ही उस शिलापट को एक ऐसे स्थान पर लगाया जाए जहाँ की लोगों की आवाजाही बहुत हो, मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह हो, क्योंकि वह बिल्कुल किनारे लगा हुआ है जहाँ लोग नहीं जाते और वह उपेक्षा का शिकार है।
तो हमारी यह मांग होगी जिला प्रशासन से कि उस धरोहर को, वह क्रांतिकारियों का एक शिलापट है, नामांकित है, उस पे वह धरोहर है हमारे पलामू के लिए, तो वहाँ साफ सफाई हो, ढंग से हो, या तो फिर उसको भीड़ भाड़ वाली जगह पे लगाया जाए जहाँ लोगों की नजर जाए, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी अपने पूर्वजों को जाने, अपने क्रांतिकारियों को जाने और गर्व महसूस करे कि हमारे पलामू में ऐसे ऐसे महान सपूत पैदा हुए थे।